मनदीप कौर, अर्शदीप सिंह, शमशेर, अर्शदीप, जसविंदर, आवाज आ रही है आपको? अभी आपको आवाज क्लियर आ रही है? ओके। सो डेजर्ट दो प्रकार के, एक है हॉट डेजर्ट, एक है कोल्ड डेजर्ट। सो हॉट डेजर्ट ज्यादातर आपके 25 से 35 डिग्री लैटिट्यूड पे पाए जाते हैं। कोल्ड डेजर्ट ज्यादातर आपके 35 से 40 या फिर आप कह सकते हैं 40 to 50 लैटिट्यूड के बीच में पाए जाते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन प्रेशर बेल्ट, हमने लास्ट टाइम देखा था बहुत सारी प्रेशर बेल्ट्स थी, तो उन्हीं प्रेशर बेल्ट के हिसाब से आपके डिफरेंट टाइप के, फॉर एग्जांपल 0 डिग्री है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, फिर यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, एंड देन सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो हमने यहाँ पे देखा था कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल रीजन जो है वो 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये 25 से 35 डिग्री का जो आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का एरिया, और ये है आपका 60 to 65 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, साउथ लैटिट्यूड सेम यहाँ पे आता है आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एरिया, और ये आपका पोलर हाई है 90 डिग्री। सो ये 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ तक है। ये 25 से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ दोनों में आता है, और ये जो ऊपर वाला हम देख रहे हैं 60 to 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ दोनों में ये आता है। सो हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास कोल्ड डेजर्ट है ज्यादातर ये 40 डिग्री से लेके 50 डिग्री लैटिट्यूड में पाए जाते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। हॉट डेजर्ट जो है ये 25 से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ दोनों हेमिस्फीयर में पाया जाता है। सो दोनों के लैटिट्यूड्स के बारे में हम देख रहे हैं। अब इसी के हिसाब से देख लीजिए कि 25 से 35 कहां पे आ रहा है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के एरिया में। 40 से 50 कहां पे आ रहा है, इन दोनों के बीच में, इंटरमीडिएट यहां पे आएगा, इन बिटवीन। बस वही है, और क्या लिखना है इसमें कि कौन सा लैटिट्यूड है, कहां पे पाया जाता है, वेजिटेशन क्या है, प्रजातियां क्या पाई जाती है ना, और एक आध करके कोई ट्राइब होगी तो ट्राइब का नाम लिखना है। तो लिखना शुरू करिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अब अल्टीमेटम आ चुका है, 20 लेक्चर हो चुके हैं, 30 में मल्टीप्लाई, 30 से ऊपर जा नहीं सकते। तो अभी तो आज मेरे पास टाइम था नहीं, क्योंकि मैं कल भी छुट्टी पे था, सेहत ठीक नहीं थी। अब इसके बाद ये 21वां लेक्चर है। 21वें के बाद जो है हम चलेंगे सुपरफास्ट इन द सेंस स्लाइड्स, है ना। और आपको पता है स्लाइड जो है 2 घंटों में 200 भी हो जाती है इजिली। सो अभी तक जो समझ में आया, इससे आगे जो है वो पूरा का पूरा PDF बेस होगा, क्योंकि हमें भी टारगेट कंप्लीट करना है। फरवरी चल पड़ा ना, फिर आपका ज्योग्राफी होगा। तो लिखिए आप इसके बारे में पहले, डेजर्ट बायोम, उसमें लिखिए पॉइंट नंबर A डालिए हॉट डेजर्ट। पहले हॉट के बारे में लिखिए, क्योंकि पहले 25 से 35 फिर 40 से 50। इसमें लिखिए हॉट डेजर्ट, इट इज फाउंड, हॉट डेजर्ट इट इज फाउंड at 25 degree to 35 degree north and south, 25 degree to 35 degree north and south latitude, It mainly lies in subtropical high pressure belt area. It mainly lies in subtropical high pressure belt area. Subtropical high pressure belt area. Subtropical high pressure belt area, where trade winds are offshore. Where trade winds are offshore. Offshore means air descends in this region. Air descends in
दिस रीजन। अभी समझ में आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो फिर ये ज्योग्राफी में समझ आएगा। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का एरिया जो है, यहाँ पे हवा ऊपर की तरफ उठने की बजाय नीचे की तरफ को डिसेंड करती है। नीचे की तरफ अगर हवा डिसेंड कर रही है तो वो बादल नहीं बनाएगी, बादल नहीं बनाएगी तो वर्षा नहीं करेगी, वर्षा नहीं करेगी तो वहां पे ड्राई कंडीशंस हो जाएंगी। एंड इट इज वॉश्ड बाय, लास्ट पॉइंट इसमें लिखिए, इट इज वॉश्ड बाय कोल्ड करंट्स। वॉश्ड बाय कोल्ड करंट्स। कोल्ड करंट्स क्या है? ठंडे, ठंडा पानी हमेशा सिंक करता है ना। सिंक करेगा तो वर्षा नहीं करेगा, वर्षा नहीं करेगा तो रेनफॉल नहीं होगा, रेनफॉल नहीं तो वाटर वेपर नहीं, वाटर वेपर नहीं तो ये एरिया टोटली ड्राई एरिया। सो ये 4 पॉइंट बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हैं, है ना। इसको दोनों ही सब्जेक्ट्स के लिए याद रखिए कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का एरिया जो है ये 25 से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड पे होता है। यहाँ पे ट्रेड विंड जो है वो ऑफशोर होती है और यहाँ पे हवा डिसेंड करती है और ज्यादातर यहाँ पे जो एरिया है, जो कोस्ट है, उसको कोल्ड करंट वॉश करते हैं। नेक्स्ट लिखिए कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट, it lies in 40 to 50, it lies in 40 to 50 degree north and south latitude. It lies in 40 to 50 degree north and south latitude, which are middle latitudes, which are middle latitudes. So ये मध्य अक्षांश होते हैं, है ना। अक्षांश means latitude. So these are middle latitudes. आगे, and they are always on the leeward side of the mountain, and they are always to the leeward side of the mountains. Leeward side of the mountains. तो माउंटेन में दो प्रकार की साइड होती है, एक होती है विंडवर्ड, एक होती है लीवर्ड। सो लीवर्ड साइड पे हवा डिसेंड करती है, सिंपल सी बात। जैसे यहाँ पे हवा डिसेंड कर रही है, मतलब यहाँ पे भी बारिश नहीं होती। जो विंडवर्ड साइड है वहां से हवा ऊपर की तरफ को राइज करती है, जैसे जैसे राइज करती है इवेपोरेशन करती है, कंडेंसेशन करती है, प्रेसिपिटेशन करती है, वही बात है। हाँ, ओरोग्राफी रेनफॉल। और यहाँ पे ये डिसेंड करेगी तो अपना मॉइस्चर लूज करती जाएगी और डाउन दी स्लोप जो है यहाँ पे फिर बारिश नहीं होगी। फिर इसमें आपके पास ऑप्शन आते हैं। सो इसको आगे देखते हैं। ठीक हो? बढ़िया। मैं तो ठीक नहीं हूँ, आप तो ठीक है। नेक्स्ट लिखिए क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसा होता है यहाँ पे? क्लाइमेट देखिए, फर्स्ट में लिखिए क्लाइमेट। डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज वेरी हाई। डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज वेरी हाई। इससे पहले कुछ हमने स्पेशल डिस्कशन नहीं किया, इससे पहले बस ये डिस्कशन कर रहे थे हम। यहाँ पे आप ही के फेलो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि अगर कहीं पे क्वेश्चन लिख रहे हैं तो वहां पे कोट लिख सकते हैं। जैसे कुछ एक लोग अपनी स्टेटमेंट देते हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, पोल्यूशन के ऊपर, है ना। कुछ बड़े बड़े अच्छे अच्छे कोट्स लिख के देते हैं, तो कोट्स लिख सकते हैं कि नहीं, तो उसी के ऊपर बात कर रहे थे कि अगर कोट्स लिखने हैं तो या तो गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल या मिनिस्ट्री अगर कोई स्टेटमेंट दे रही है तो उसको कोट कर सकते हैं। कोई लेखक है, इन्वायरमेंटलिस्ट है तो उसको कोट कर सकते हैं। कोई इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है तो उसको कोट कर सकते हैं। सो डेली रेंज ऑफ temperature is very high. Summers have low rain due to convection. Summers have low rain due to convection. तो यहाँ पे एनुअल या फिर डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर अगर आप देखेंगे तो हैवी होएगा, हाई होएगा। हाई इन द सेंस अगर आप देखें कोल्ड डेजर्ट है तो वहां पे भी धूप बहुत ज्यादा तेज पड़ती है, कारण क्योंकि वो एल्टीट्यूड के काफी ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे है। फॉर एग्जांपल अगर आप लद्दाख में विदाउट सनस्क्रीन लोशन, विदाउट ग्लासेस, विदाउट प्रॉपर कोल्ड क्रीम लगाए घूमेंगे तो टैनिंग होगी। टैनिंग के साथ साथ क्या है, स्किन भी रप्चर हो सकती है, क्योंकि वहां पे एक तो ड्राई विंड चलती है, ऊपर से क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाइट पे है, तिब्बतन प्लेट्यू का पार्ट है, तो वहां पे सूर्य की किरणें भी डायरेक्ट पड़ती हैं, तो वहां पे सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए दिन के समय टेम्परेचर हाई रहता है। सेम राजस्थान में बहुत ज्यादा हाई आपको ड्राई विंड्स देखने को मिलेगी, जो कि
काफी ज्यादा तेज चलती हैं और साथ साथ में टेम्परेचर वहां पे भी बहुत हाई रहता है। तो चाहे वो कोल्ड डेजर्ट है चाहे हॉट डेजर्ट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होता कि होना है कि वहां पे ठंडी हवा चलती होगी, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे सनलाइट बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है सनलाइट का। तो लद्दाख में भी डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब प्रतिदिन जो तापमान की दर है वहां पे भी हाई होती है, यहाँ पे भी हाई होती है। आगे लिखिए, समर्स हैव लो रेन ड्यू टू कन्वेक्शन। तो यहाँ पे गर्मियों के समय थोड़ी सी बारिश होती है ना, 50 mm तक की बारिश होती है अनुल। क्योंकि फॉर एग्जांपल 12 बजे के बाद एक फिनोमिना चलता है, उसको बोलते हैं, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उसका, एक फिनोमिना है। फॉर एग्जांपल आप चाहे वर्ल्ड के किसी भी कोने में है, रात के समय टेम्परेचर डाउन जाता है 0 डिग्री पे। फॉर एग्जांपल गर्मियों में भी आपको लगता है कि गर्मियों में टेम्परेचर जा रहा है 40, दिन में मतलब 24 आवर्स में राउंड द क्लॉक दिन में एक बार टेम्परेचर 0 डिग्री पे ट्रिप करता है। ये एनुअल फिनोमिना है, ये नेचुरल फिनोमिना है। वहां पे भी क्या होता है, दिन के समय रेत बहुत गर्म होती है, धीरे धीरे शाम के समय ठंडी होती जाती है, और 12-1 बजे के बाद जो रेत बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, फिर ठंडी हवाएं चलना शुरू कर देती है। अब यही ऑफशोर है, तो दोनों ही ऑफशोर विंड्स हैं, बट दिन के समय हैवी इसलिए क्योंकि सन रेस पड़ रही है, रात के समय इसलिए क्योंकि वो रेत ठंडी हो चुकी है। तो रात के समय टेम्परेचर डाउन कर जाता है, दिन के समय बहुत ज्यादा गर्मी होती है, रात को ठंडी भी बहुत ज्यादा होती है। अब इसमें आप लिखिए, समर्स हैव लो रेन ड्यू टू कन्वेक्शन, क्योंकि गर्मियों के समय में थोड़ा सा टेम्परेचर जो है हाई होने के कारण यहाँ कन्वेक्शनल रेनफॉल हो सकती है, बट बहुत रेयर चांसेस है। नेक्स्ट लिखिए, नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन, natural vegetation. Natural vegetation is xerophytic. Natural vegetation is xerophytic, having no leaves or very tiny leaves. So यहाँ पे प्राकृतिक जो वनस्पति है वो ज़ेरोफाइटिक है। ज़ेरोफाइटिक का मतलब क्या है, या तो उसमें पत्तियां होती नहीं है, अगर होती है तो बहुत टाइनी होती है। आगे लिखिए, मेनली कंपोज्ड ऑफ थॉर्न्स। मेनली कंपोज्ड ऑफ थॉर्न्स, THORNS, थॉर्न्स, ज्यादातर कांटों से बना होता है, कांटे ज्यादा होते हैं। To reduce evapotranspiration. To reduce evapotranspiration. ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो इवेपोरेशन होती है उसको कम करने के लिए पत्तियां ट्रांसपिरेशन करती हैं, वाटर वेपर छोड़ती है और वही इवेपोरेट होता है। तो इवेपोट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए। फिर कॉमा लगाइए, फिर लिखिए, सक्लेंट स्टेम्स। सक्लेंट स्टेम्स, अगर इनको आप कट करें तो इनमें वैक्सी सा मटेरियल निकलता है बाहर। फॉर एग्जांपल कैक्टस कभी कट करिए या एलोवेरा को कभी कट करिए तो उसमें वाटर कंटेंट निकलेगा, वो वैक्स जैसा निकलेगा, जैसे जेली होती है, जेली जैसा लगता है। सो सक्लेंट स्टेम्स, ब्रैकेट में लिखिए, वैक्सी लीव्स। सक्लेंट मीन्स वैक्सी और जेली लाइक फॉर्मेशन, जेली लाइक फॉर्मेशन। तो इनमें पानी कम मिलेगा, ज्यादातर आपको जेली फॉर्मेशन या फिर वैक्स देखने को मिलेगा, जिसे आप यूज कर रहे हैं। एलोवेरा जेल आता है, एलोवेरा वैक्स आता है। अब लिखिए, एनिमल लाइफ। एनिमल लाइफ, कौन कौन सी यहाँ पे आपको जानवरों का जीवन देखने को मिलेगा। एनिमल लाइफ, ब्रैकेट में आप डायरेक्ट लिखिए इंडिया। आप वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ इंडिया के याद रख लीजिए, इनफ रहेगा। एनिमल लाइफ इंडिया में लिखिए। सबसे फेवरेट है यूपीएससी का, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, पूछता है बहुत ज्यादा एग्जाम में। ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, ये जब हम एनर्जी चैप्टर पढ़ रहे थे
उसमें विंड मिल हम पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने देखा कि जो विंड मिल है या जो आपका फिर पवन ऊर्जा की जो चक्की है उसके ब्लेड से कई बार ये कट जाते हैं, और इसलिए वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पॉपुलेशन इससे खराब हो रही है। सो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इट इज अ लार्ज बर्ड फाउंड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इट इज अ लार्ज क्या लार्जेस्ट, ये एक टाइप से लार्जेस्ट बर्ड फाउंड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो भारतीय प्रायद्वीप में सबसे बड़ा पक्षी जो है ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, GIB, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कॉमा नियर इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर, नियर इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर, इसलिए हम इसे इंडियन सबकॉन्टिनेंट कह रहे हैं। जब हम इंडिया के साथ में बांग्लादेश को पढ़ें या इंडिया के साथ कभी हम पाकिस्तान को पढ़े तो हम इसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट कह देते हैं, क्योंकि दोनों ही शेयर करते हैं। फुल स्टॉप। इट इज ओनली स्मॉलर इन साइज, इट इज ओनली स्मॉलर इन साइज, इट इज ओनली स्मॉलर इन साइज देन कोरी बस्टर्ड। It is only smaller in size than कोरी बस्टर्ड। कोरी क्रीक का आपने पढ़ा था ना, तो कोरी क्रीक में भी एक बस्टर्ड पाया जाता है, उसका थोड़ा सा साइज इससे बड़ा है। सो इट इज ओनली स्मॉलर इन साइज देन कोरी बस्टर्ड। कोरी बस्टर्ड जो है एक टाइप से डिस्प्यूटेड एरिया, कोरी ना इंडिया का है ना पाकिस्तान का है, तो इसलिए हम इसको ऐसा नहीं करें कि कोरी बस्टर्ड हमारा है ना इंडिया का ना पाकिस्तान का, तो जब डिस्प्यूट सॉल्व होगा तब पता लगेगा। बट कोरी बस्टर्ड से इसका साइज छोटा होता है। आगे लिखिए, इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, फाउंड इन महाराष्ट्र कर्नाटक, फाउंड इन महाराष्ट्र कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। It has given protection under, it has given protection under Schedule 1, it has given protection under given protection under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972, Wildlife Protection Act, Wildlife Protection Act 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। It has given protection under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act. First of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry of Environment, Forest, Climate Change and Wildlife Institute of India, WII is Wildlife Institute of India. Ministry of Environment, Forest, Climate Change and Wildlife Institute of India have constituted a special fund of 33 crores, have constituted a special fund of 33 crores to save great Indian bustard, from extinction
to save great Indian bastard from extinction. Under the program known as Great Indian Bastard Program. Under the program known as Great Indian Bastard Program. तो दोनों ने मिलकर वन्य जीव संस्थान, भारत का जो वन्य जीव संस्थान है, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, दोनों ने मिलकर 33 करोड़ रुपीस रेज किया है ताकि इसको विलुप्त होने से बचाया जा सके. Under this program, the eggs are incubated. Eggs are incubated and when the hatch of the chicks, when the hatch of the chicks, पहले ये समझिए, इन्होंने कहा कि प्रोग्राम के थ्रू क्या करना चाहते हैं, जितने भी इनके एग्स होते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के, उनको इंक्यूबेटेड मतलब उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है लैब के अंदर. दूसरा कह रहे हैं व्हेन द हैच ऑफ द चिक्स are raised या fully developed, are raised or fully developed, they are released outside after 4 or 5 years. They are released outside after 4 to 5 years of age. 4 to 5 years of age. Full stop. So this type of program is called captive breeding. This type of program is known as captive breeding. मीन्स आपने जो भी अंडे हैं या एग्स हैं उनको अपने पास ऑब्जर्वेशन में रखा है, इंक्यूबेट करके, मीन्स आपने उनको कैप्चर करके रखा है और आप लैब के अंदर ही ब्रीडिंग कर रहे हैं. सो दिस इज कैप्टिव ब्रीडिंग. मीन्स आपके कैप्टिव ब्रीडिंग विच इज अ पार्ट ऑफ एक्स सीतु कंजर्वेशन. एक्स सीतु कंजर्वेशन. इन सीतु होता है जो नेचुरल एनवायरनमेंट है. एक्स सीतु का मतलब है कि आप इसे इसके नेचुरल एनवायरनमेंट से बाहर ग्रो कर रहे हैं. दैट इज एक्स सीतु कंजर्वेशन. अब आपने नाम लिखा है एक वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, हेडिंग डाली है उसकी, क्या है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. एग्जामिनर पूछेगा आपसे क्या है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो हेडिंग में लिखिए Wildlife Institute of India. It is an autonomous institution. Wildlife Institute of India is an autonomous institution established in the year 1982. Established in the year 1990, not 92, but 1982, under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Under Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Environment, Forest and Climate Change. Full stop. This institute is engaged in research training. This institute is engaged in research, training
comma academic as well as advisory role for the wildlife conservation. Advisory role for the wildlife conservation. Its headquarter is at Dehradun. Its headquarter is at देहरादून. तो देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है ना. फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उसका भी हेडक्वार्टर वहीं पे ही है. तो फॉरेस्ट से रिगार्डिंग जो भी कुछ है वो देहरादून वाले देखते हैं. एक लिखिए ड्राउट टूल बॉक्स. ड्राउट टूल बॉक्स. इट वॉज लॉन्च एट, लिखते जाइए इसको बस कंटिन्यू. ये इंस्टीट्यूशंस के बारे में तो क्या ही इंफॉर्मेशन लेनी है, बस लिखते जाइए. ड्राउट टूल बॉक्स, इट वॉज लॉन्च्ड इन UNCCD. It was launched in UNCCD COP. COP at Delhi. नोएडा में हुआ था, तो दिल्ली लिखिए. At Delhi in the year 2019, in the year 2019, in the year 2019, 2019, full stop. This event was concluded. This event was concluded on preventing. This event was concluded on preventing drought and one-stop solution for drought prone areas. One-stop solution for drought prone areas. Drought prone areas. लिखिए in the same conference, India's target of
India's target of restoration of degraded land. India's target of restoration of degraded land revised from 21 to 26 million 21 to 26 million hectares by 2030. Hectares by 2030. तो यहाँ पे UNCCD गए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन 2019 में उन्होंने कहा कि हमें जो डिजर्टिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल डिजर्टिफिकेशन सबसे ज्यादा कहाँ है, वो तो ऑब्वियस है राजस्थान में है ही है, सेकंड नंबर पे है हरियाणा, फिर पंजाब, बाकी आप देख लीजिएगा। धीरे धीरे राजस्थान से हरियाणा, हरियाणा से पंजाब, क्योंकि ज्यादातर हमें थोड़ा सा एक मिथ है कि सबसे ज्यादा समृद्ध स्टेट है मतलब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मतलब हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स की जो कैपेसिटी है टू कन्वर्ट इनटू डेजर्ट वो सबसे ज्यादा है। मान लीजिए अगर नदियां ना आए, राइट, और दूसरा मानसून ना हो, तो ये डेजर्ट है। दो चीजें बचा के रख रही हैं। तीसरा कभी कभार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पर वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। तो ये जो मिथ है ये सिर्फ हिमालयन रिवर्स का ही है। हिमालयन रिवर्स अगर सूख जाए या डेड हो जाए, जिस हिसाब से चल रहा है सिस्टम, है ना, गंगा एंड यमुना का तो बुरा हाल है, बाकी जो बची उसके ऊपर बना दिया डैम्स, तो उसमें भी पानी की कमी है। सो हरियाणा टॉप पे चल रहा है डिजर्टिफिकेशन के इसमें। डिजर्टिफिकेशन में क्या होता है, धीरे धीरे मिट्टी सैंड में बदलना शुरू हो जाती है, ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है, फिर वहां पे पेड़ पौधे भी वैसे ही लगना शुरू हो जाते हैं, जैसे बेर हो गया, बबूल हो गया, इसके पेड़ आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यही सरवाइव कर सकते हैं। ये नीम, शीशम, देवदार तो नहीं होगा यहाँ पे, या फिर जैसे आप कहते हैं सफेदा, ये सब खत्म हो जाएगा यहाँ से, बिकॉज धीरे धीरे जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता जाएगा वैसे ही पौधे भी वैसे हो जाएंगे। फिर राजस्थान से हरियाणा में कैक्टस आएगा, तो कैक्टस आते आते पंजाब में पहुंच जाएगा। सो धीरे धीरे ही चीजें होती जाएंगी। फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को भी आपका एरिया अच्छा लगेगा, फिर वो हरियाणा और पंजाब में उड़ना शुरू कर देगा, क्योंकि इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल हो जाएंगी। माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ से गायब हो जाएंगे, क्योंकि पानी अवेलेबल है नहीं और उतनी ग्रीनरी भी अवेलेबल नहीं है। धीरे धीरे डिजर्टिफिकेशन होगा तो एनुअल डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर हाई, रात में डाउन, तो उसी हिसाब से माइग्रेटरी बर्ड्स भी खत्म हो जाएंगे। डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण जो है बहुत फास्ट है, बहुत फास्टर रेट में चल रहे हैं। और थोड़े ऊपर आते लैटिट्यूड्स के हिसाब से टेम्परेट पे आइए, 40 to 50 पहुंच चुके थे। फॉर एग्जाम्पल हमने 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ हमने पढ़ा था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। फिर हम पहुंचे 25 से 35, जिसमें हमने देखा कि एक कोल्ड डेजर्ट है, एक हॉट डेजर्ट है। 40 to 50 पढ़ लिया। अब आते टेम्परेट पे, तो लिखिए टेम्परेट ग्रासलैंड्स या फिर स्टेपीज। टेम्परेट ग्रासलैंड्स और स्टेपीज। टेम्परेट ग्रासलैंड का नाम स्टेपीज ही होता है। स्टेपीज कहाँ पे है? स्टेपीज कहाँ पे है? सेंट्रल एशिया में ही है। गर्म पानी आइए, फोन करो, फोन सर को करो। स्टेपीज सेंट्रल एशिया में ही है। यहाँ से कौन आए थे? आर्यंस आए थे, है ना। और कौन कहता है यहाँ से आए थे?
3-4 लोगों ने व्यू दिए अपने, 3 लोगों ने, कि आर्यंस माइट हैव माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया के स्टेपीज में से। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक था पहला बंदा जिसने बोला कि ये सेंट्रल एशियन है, क्योंकि इनकी ब्लू आइज है, गोरे चिट्टे हैं, हाइट ज्यादा लंबी है, पठान लोग हैं, तो ना उज्बेकिस्तान के मैक्सिमम, और स्टेपीज का मतलब है उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये एरिया बहुत ठंडा है। और यहाँ पे जब आए तो ये गर्मी से भी थोड़ा सा परेशान थे, राइट। सो टेम्परेट ग्रासलैंड्स, स्टेपीज, इसमें लिखिए आप, द steppes grasslands of Central Asia, the steppes grasslands of Central Asia was once dominated by nomadic tribe मैंने आपको बताया, घुमंतू जनजाति, जिनका काम क्या है, घूमते रहना अपने कैटल्स के साथ, अपने जितने भी जीव जंतु उनके साथ। The steppes grasslands of Central Asia was once dominated by nomadic tribes, but under the communist regime of erstwhile USSR, these areas were brought under thank you so much. These were brought under collective farming and settlement. Collective farming and settlement. Collective farming and settlement. तो सिंपल इसमें ये कह रहे हैं कि अर्लियर टेम्परेट ग्रासलैंड्स, जिसको आप कहते हैं कि सेंट्रल एशिया का पार्ट है स्टेपीज, ये नोमैडिक ट्राइब थी, मतलब पहले घूमते फिरते रहते थे, एक जगह टिकते नहीं थे। फिर जब ये कम्युनिस्ट विचारधारा आती है यूएसएसआर की, वही वर्ल्ड वॉर के बाद में सबको सुपर पावर बनना था, तो यूएसएसआर ने क्या किया, इनको इकट्ठा कर दिया। उनको कहा कि आप एक जगह ही टिक के रहेंगे, फार्मिंग करेंगे और अपना एक सेटलमेंट, अपनी खुद की एक सभ्यता बनाएंगे, सिविलाइजेशन बनाएंगे। Today these tribes are known as Kazakhs. Today these tribes are known as Kazakhs, means Kazakhstan, Tajiks, Tajikistan, comma Uzbeks, Uzbekistan, या उज्बेकिस्तान, and last Turks, that is not Turkey, तुर्कमेनिस्तान है ना। सो ये सारे के सारे घुमंतू ट्राइब्स थे, जिनको उन्होंने एक जगह पे सेटल किया और कहा कि आप फार्मिंग स्टार्ट करिए, गेहूं ज्यादा उगाते हैं ये। एक्सेट्रा। सो उज्बेक, कजाक्स, ताजिक्स एंड तुर्क्स।
ये मेन ट्राइब्स है यहाँ की। अब लिखिए क्लाइमेट कैसा है यहाँ पे, क्लाइमेट, क्लाइमेट कैसा है, जलवायु कैसी रहती है यहाँ पे। They lie in the westerly wind belt. They lie in the westerly wind. They lie in westerly wind belts. Westerly wind belt. Away from marine type influence, away from marine type influence, marine type influence, away from marine type influence, ब्रैकेट में लिखिए far away from the sea, far away from the sea, far away from the sea, full stop. The steppe in the southern have comparatively, the steppe in the southern have comparatively moderate climate. The steppe in the southern have comparatively moderate climate because of narrowness, and marine type influence, ब्रैकेट में लिखिए नियर टू द कोस्ट, सिंपली कह रहे हैं कि ये जो एरिया है ये ज्यादातर वेस्टर्ली विंड बेल्ट के बीच में लाई करता है, साथ साथ में ये जो एरिया है ये मरीन टाइप इन्फ्लुएंस से दूर है, यहाँ पे नियर बाई कोई सी नहीं है। दूसरा जो साउथ टाइप है, जो साउथ पार्ट है स्टेपीज का, ये थोड़ा सा यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। मॉडरेट मीन्स थोड़ा सा मध्यस्थता रहती है, मीन्स थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है यहाँ पे मरीन टाइप का, या फिर नियर टू कोस्ट है ये। आगे लिखिए दे हैव एक्सट्रीम टेम्परेचर्स विद समर्स, they have extremes of temperature with summers very warm around 30 डिग्री सेल्सियस। इनको बहुत गर्म लग रहा है ये 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री तो अभी है हमारे वहां, 30 degree Celsius, and winters having sub 0 degree Celsius. Winters have sub 0 degree Celsius temperature. सब 0 डिग्री का मतलब क्या है, 0 भी रहेगा उससे नीचे भी रहेगा, फुल स्टॉप। तो इनके लिए एक्सट्रीम टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जब आए दिल्ली में, कहते दिल्ली फतेह करेंगे, ज्यादातर उन्होंने दिल्ली फतेह की बट ज्यादा टिके नहीं लंबे समय तक, है ना। बाबर आता है, बाबर को भी बहुत गर्मी लगती है, भाग जाता है, पहले बीमार रहते हैं बहुत समय तक। हुमायूं बीमार रहता है, 5-5 साल तक बीमारी रही है, फिर बाद में उनको अक्ल आई कि नहीं क्योंकि धीरे धीरे अडेप्ट करेंगे ना एकदम से। पहले तो ये कहानी बनाई जाती है कि सिकंदर के ऊपर बड़ी कहानी बनाई थी, अलेक्जेंडर के ऊपर। अलेक्जेंडर ने कभी जिंदगी में बंदर नहीं देखे थे, आपको भी पढ़ाई होगी वैसे ये स्टोरी। ऐसा बोलते हैं कि अलेक्जेंडर की सेना कई जगह पे, बड़े मिथ लिखे हिस्ट्री सही में अगर आपको बताया तो हिस्ट्री में बहुत सारे, अगर आप ऑप्शनल पढ़ रहे हैं हिस्ट्री तो उसमें आपके बहुत सारे लोगों के व्यूज आते हैं। उसी में से एक व्यू ये है कि फनी व्यू है, पता नहीं किसने लिखा है ये। कहते हैं कि अलेक्जेंडर जब आ रहा था, उसने झेलम वगैरह क्रॉस करी, तो उसने कभी बंदर नहीं देखे थे, उनके वहां कहाँ बंदर होते हैं। तो उन्होंने पहली बार एक ऐसा जीव देखा
जो कि आपको चांटा मारेगा फिर भाग जाएगा ऊपर, है ना। उनको आदत थी लड़ने की, तो उन बंदरों ने उनको, आपको पता है अभी इकोलॉजी में मैंने आपको बताया नहीं है, बट बंदर या मंकी एक ऐसी मतलब प्रजाति है कि ये बड़े से बड़े प्रेडेटर को थका के मार सकता है, थका के, है ना। इतना ज्यादा ये थकाएगा कि इवन शेर भी अपना हार्ट अटैक पे आ सकता है, इतना ज्यादा भगाता है ये। फॉर एग्जाम्पल ऊपर से छलांग मारेगा, शेर को पीछे से पूंछ खींच देगा, कभी उसके ऊपर चढ़ जाएगा, फिर दोबारा दुबक के ऊपर चला जाएगा। तो उनको भी एक्चुअल में ना उन्होंने भी उसके ऊपर फायर किया, या उनके साथ भी लड़ाई की अलेक्जेंडर ने बंदरों के साथ, क्योंकि उसको पहली बार ऐसी प्रजाति देखने को मिली। क्योंकि परेशान करते हैं, बंदरों की आदत होती है परेशान करने की, थोड़े नटखट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर की मैं स्टोरी सुनाता हूँ। कश्मीर में गया हुआ रात के समय, वो उसमें थे राष्ट्रीय राइफल में, है ना, सो रखे थे। अब उनकी नींद होती है, जस्ट जरा सा से आवाज भी आएगी तो उठ जाते हैं। वहां पे क्या हुआ कि बहुत सारे बंदरों ने मतलब उत्पात मचा दिया, है ना। कैंप लगा रखे थे, टेंट लगा रखे थे, तो बहुत सारा उत्पात मचा दिया। अब उनको दिख ना रहे रात के समय भी है क्या, और ऐसा लग रहा है कि मतलब धाड़ धाड़ पत्थर फेंक रहे, कभी कुछ फेंक रहे, उनको लग रहा है कि कोई ने अटैक कर दिया ऊपर से, और वो पहाड़ के नीचे खड़े, ऊपर से स्लोप से बहुत सारे पत्थर गिर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, अंधाधुंध वहां पे फायरिंग कर दी, है ना। रात के समय उनको नहीं समझ में आया, उन्होंने फायरिंग कर दी कि कुछ ना कुछ तो है, कोई छेड़खानी कर रहा है। अर्ली मॉर्निंग जब देख रहे थे तो वहां पे बंदर ही बंदर डेड पड़े हुए हैं। अब ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, तो उस बात को उन्होंने छुपाने के लिए क्या किया कि उन्होंने बोला कि ये बंदर जो है ये हमें यहाँ से उठा के सारे दफनाने हैं। बट बंदरों की आप कभी ना रियलिटी देखना, है ना। रात में एक बंदे को पता लगा था कि ये बंदर थे, गलत कर दिया हमने। अर्ली मॉर्निंग कभी भी आप देखना बंदर की डेड बॉडी वापस नहीं मिलती है आपको। फॉर एग्जाम्पल कुत्ता मरेगा, कुत्ते की डेड बॉडी मिल जाएगी आपको। बंदर कभी मरता, बंदर की डेड बॉडी कभी भी आपको ऐसे स्कार केस करके नहीं मिलती कभी भी। बहुत ढूंढा, बंदर मिले ही नहीं। कम से कम 30-40 बंदर मारे। मतलब ये प्रॉपर्टी है बंदरों की कि व्हेनेवर अ मंकी डाई, मंकी की डेड बॉडी आपको नहीं मिलेगी। बहुत रेयर चांस है, मंकी ही उसको उठा के गायब कर देते हैं। ये इनका खुद का इकोलॉजिकल सक्सेशन है, मींस इनको किसी प्रेडेटर की या किसी बल्चर की जरूरत नहीं पड़ती। ये रियलिटी है। पता नहीं क्या करते हैं, खाते नहीं है, गायब कर देते हैं बस। ये किसी के हाथ लगने नहीं देते डेड बॉडी, क्योंकि ऐसा माना जाता है। आप देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग होते हैं वो बेवकूफ से आजकल, जैसे महाकुंभ में वो खोपड़ी लेके चल रहे होते हैं बंदर की, है ना। तो बंदर को डेड बॉडी मिलता नहीं है एक्चुअल में। ये रियलिटी है। ये बात मेरे को भी बड़ी मतलब थोड़ी लगी थी कि बहुत शॉकिंग है। अभी आप कभी सोच रहे हैं इस बारे में? आप हो जाए अपने किसी रिलेटिव से पूछा कि कभी आपने बंदर की डेड बॉडी देखी है ऐसे पड़ी हुई? कभी नहीं मिलती। कुत्ता मिल जाएगा, कैटल मिल जाएगा, चूहा चूहा सब मिल जाएगा, बंदर की डेड बॉडी कभी नहीं मिलती। वो गायब कर देते हैं, मतलब वो खुद ही उसको उसका अंतिम संस्कार करते हैं। नहीं मिलता, वो रियलिटी है। ये हो सकता है कि कोई बेवकूफ से बंदर हो जो कि गांव इधर शहरों में रहते हैं, उसकी मिल भी सकती है, पर जो एक्चुअल में बंदर है ना उसकी नहीं मिलती। जैसे यहाँ पे हो जाते हैं ना, सुस्त हो जाते हैं। यहाँ का डॉग और एक जंगली डॉग में बहुत फर्क है, राइट। तो यहाँ का डॉग है वो सुअर है, छोटा मोटा, क्योंकि वो खा खा के मोटा हो रखा है। बट जो एक्चुअल में जो शिकारी होता है वो ऐसा नहीं होता। ये बहुत रियल बात है, नहीं मिलता है। बंदर की डेड बॉडी बहुत रेयर मिलती है, मतलब वो खुद ही उसे नेचुरली कहीं ना कहीं उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। अदरवाइज बहुत तंत्र मंत्र करेंगे लोग, उसकी खोपड़ी लेके गले में डाल के घूमेंगे, शायद इसलिए छुपा देते होंगे। नेक्स्ट लिखिए, इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, in the southern hemisphere the steppe climate is not extreme. In the southern hemisphere the steppe climate is not extreme, due to marine influence. In the southern hemisphere the steppe climate is not extreme due to marine influence. उसके बाद जब उन्होंने बंदरों को मारा, उन्होंने पश्चाताप किया इस चीज का, मंदिर बनाया, हवन कराया, बहुत ढूंढा उन्होंने पर मिली नहीं हो। क्योंकि एक्चुअल में जो उनके सीईओ साहब थे, कमांडिंग ऑफिसर, वो थे प्रॉपर
मतलब बजरंग बली के भक्त। अगर पता लगता तो सबकी क्लास लगती। उन्होंने वो बात ही छुपा दी कि हुआ ही नहीं है कुछ रात में। सही। उन्होंने बोला कि उस टाइम मांगते थे, उस टाइम जो था हिसाब मांगा जाता था, जितनी गोली चलाई उतने खोखे वापस देने पड़ते थे। उन्होंने कहा कि मिसअंडरस्टैंडिंग में खाली ही फायर कर दिया हमने और कुछ मिला नहीं। एक्सट्रीम बात है, इतने ज्यादा बंदर मार के गायब कैसे कर दिए। अभी भी वो कई बार सोचते हैं और उसके लिए पश्चाताप करते हैं हनुमान अष्टमी पे कि गलती हुई है हमारे से। बहुत गलतियां होती है, इंसान मर जाते हैं तो बंदर है। So in the southern hemisphere, the steppe climate is not extreme due to marine type influence. तो जहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर में आपके स्टेपीज है उसके नियर बाय समंदर लगता है, तो वहां पे समंदर टाइप का क्लाइमेट है, मरीन टाइप का क्लाइमेट है। आगे precipitation will be lighter mostly precipitation will be lighter mostly through convection precipitation will be lighter mostly through convection in the summer occasionally few westerly disturbances, comma, precipitation is around 40 to 50 centimeter annually। तो सिंपली कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रेसिपिटेशन जो है वो बहुत ज्यादा कम होती है, लाइट होती है। ज्यादातर होगी भी तो गर्मियों के समय होगी, जब थोड़ा सा कन्वेक्शनल राइज होगा एयर का, टेम्परेचर लो होने के कारण, नहीं हाई होने के कारण, उल्टा बोल रहे हैं, लो प्रेशर बनने के कारण गर्मियों में बारिश हो सकती है। ओकेजनली कभी कभार जो है जो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस आती है, जिसे आप जेट स्ट्रीम कहते हैं, उससे भी बारिश हो जाती है। प्रेसिपिटेशन कम ही रहती है, 40 से 50 सेंटीमीटर, बहुत कम बारिश है ये। आगे स्टेपीज इज प्रैक्टिकली treeless। Steppes is practically treeless। तो यहां पे पेड़ नहीं होते। treeless ब्रैकेट में लिखिए no trees, कॉमा, natural horses, जिसे कहते हैं अरबी घोड़े, natural horses are natural horses are naturally found in this area, full stop। The grasses are short and comparatively nutritious। Grasses are short and nutritious। सो ज्यादातर यहाँ पे आपको नेचुरल हॉर्सेस देखने को मिलेंगे, जिसे कहते हैं रेस के घोड़े, ज्यादातर यहाँ पे मिलते हैं। आर्यंस का सबसे बड़ा हथियार था घोड़े, क्योंकि इनके पास घोड़े थे, भगा लेते थे आराम से। आगे these grasses require less moisture these grasses require less moisture, hence cattle rearing and domestication of animals are favorable occupation in this region। Cattle rearing and domestication of animals are the favorable
occupations, favorable occupation of this region, region, favorite occupation of this region या favorable occupation of this region. First off, over the period, this region is developed extensively. Over the period, this region is developed extensively and recognized as wheat cultivating region. समय के साथ साथ ये जो क्षेत्र है बहुत ज्यादा इन्होंने विकास किया है और इनको व्हीट प्रोड्यूसिंग रीजन भी कहा जाता है या फिर गेहूं उत्पादक या गेहूं कृषि का क्षेत्र भी इसे माना जाता है. आगे दे रखा है कि वीट दो प्रकार का होता है, लिख ही लेते हैं इसको भी. एक होता है विंटर वीट, वापिस आओ. दूसरा आपके पास है स्प्रिंग वीट. So ये ज्यादातर विंटर wheat is grown in the lower latitudes. It is grown in the higher latitudes. Hard and less moisture. This is soft and more moisture.
सो वीट दो प्रकार का है गेहूं, एक तो विंटर वीट जो कि विंटर में उगाया जाता है, कहाँ पे, इंडिया में। सो हमारे पास इसमें लोअर लैटिट्यूड्स पे उगाया जाता है। लोअर लैटिट्यूड मतलब हम कहाँ पे लाई करते हैं, हमारा क्या लैटिट्यूड है मेरे को ये बताओ पहले। अभी आप जहाँ बैठे हैं कहाँ पे कौन सा लैटिट्यूड चल रहा है? इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, सब ट्रॉपिकल कंट्री या टेम्परेट कंट्री? सब ट्रॉपिकल। और सब ट्रॉपिकल का बताओ कौन सा लैटिट्यूड होगा आपका? जलंधर। अभी जलंधर का क्या लैटिट्यूड है? 33 है। 33 लैटिट्यूड है आपका। नॉर्थ, नॉर्थ में रहते हैं। अब आपको लॉन्गिट्यूड बताओ कितना है यहाँ का? 75 के अराउंड आएगा आपका लॉन्गिट्यूड, मतलब 82 से भी दूर है हम। 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, 15 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो आप 82 से कितना पीछे हैं? डिग्री बताओ, डिग्री कितनी बची है? 82, 75 और 7 और 7 और 4 मल्टीप्लाई करके 28 मिनट, मतलब हम लगभग, फिर भी देखा जाए तो हम आधा घंटा थोड़ा पीछे हैं, आगे हैं। फॉर एग्जाम्पल 11:30 हो रहे हैं मान लो इधर, मतलब 11:30 हो रहे हैं मिर्जापुर में, है ना? तो यहाँ पे कितना बजने चाहिए? 11 बजने चाहिए कि 12 बजने चाहिए? 11। ईस्ट की साइड प्लस होता जाएगा ना, तो हमारे 28 मिनट क्यों नहीं काटते ये? हम तो कहते हैं कि देयर शुड बी मल्टीपल टाइम जोन्स डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ पे रहते हैं। तो आपकी क्लास 9:30 की जगह 9 बजे लगनी चाहिए, आधा घंटा पहले, है ना? सो 33 रहेगा आपका लैटिट्यूड। यार एग्जाम में पूछ लेते हैं, माना आप इंटरव्यू में गए, पूछ ले, हाँ जी बताओ पटियाला बैठे हो, कौन सा लैटिट्यूड है पटियाला का? हार्डली थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। 33 बोल दोगे चलेगा, 33.5 हो, 32.5 हो, कोई बात नहीं, 33 याद रखिए। और 75 याद रखना है आपने। एक लॉन्गिट्यूड एक लैटिट्यूड पूछते हैं ये कि हम जहाँ बैठे हैं यहाँ पे लैटिट्यूड कितना है। फिर वो पूछेंगे कि आप जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड जो आपका जीएमडी है, सॉरी आईएसटी है जो आपका इंडिया का, आईएसटी से कितना टाइम पीछे हैं आप, कितना टाइम आगे है। फिर आपसे पूछेंगे क्यों टाइम हमारा आगे पीछे भी नहीं होता, एक ही फिक्स कर रखा है। यूपी में बज रहे होंगे 11:30, हमारे तो 11 बज रहे हैं, है ना? या 11:02 हो रहे हैं, 28 मिनट भी पीछे चल रहे हैं। तो सो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं पेचीदा। यही बात है, आपसे वो नहीं पूछेंगे, आपसे कैलकुलेट करने को नहीं देंगे, प्रैक्टिकल पूछेंगे, प्रैक्टिकल। सो विंटर वीट एंड स्प्रिंग वीट। तो जो विंटर वीट है ये लोअर लैटिट्यूड में, मतलब 25 से 35 डिग्री के बीच बीच में। हम कहाँ पे आ रहे हैं? 33 में। तो यहाँ पे लोअर लैटिट्यूड में हार्ड क्यों होता है? क्योंकि इस टाइम पे बारिश बड़ी कम होती है, और इसीलिए आपकी जो कणक है गेहूं है उसमें भी मॉइस्चर कम रहता है। स्प्रिंग वीट में हायर लैटिट्यूड में, मतलब वहां पे वर्षा वैसे कम होती है। आपने अभी देखा कि 30 डिग्री हाईएस्ट टेम्परेचर जा रहा है। सो यहाँ पे सॉफ्ट एंड मोर मॉइस्चर, क्योंकि यहाँ पे बारिश होती है। उस टाइम पे बारिश इसलिए होती है, स्प्रिंग सीजन चल रहा है, ऊपर से वेस्टली विंड का यहाँ पे इफेक्ट है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो हमारे पास हार्ड है, तो हार्ड का फायदा है हमारे पास, और खराब भी नहीं होता, ज्यादा लंबे समय तक चलता है हमारा। नेक्स्ट आप लिखिए बार्ली, दैट इज, बार्ली किसको कहते हैं? बार्ली, जौ, बार्ली। It is used as fodder crop, used as fodder crop, चारे की तरह इसको यूज किया जाता है। fodder crop, used as fodder crop, and also to make alcohol, also to make alcohol, बियर बनाया जाता है इससे, बियर। इंडिया का लिखेंगे। उससे आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, व्हीट रूट इज यूज फॉर मेकिंग शुगर। व्हीट रूट क्या होता है? व्हीट रूट हिंदी में चुकंदर। व्हीट रूट इज यूज फॉर मेकिंग शुगर। कॉर्न इज नॉट अ फूड क्रॉप हियर।
कॉर्न इज नॉट अ फूड क्रॉप हियर, यहाँ पे जो मक्का है उसको फूड क्रॉप की तरह यूज नहीं करते ये। कॉर्न इज नॉट यूज एज अ फूड क्रॉप, इंस्टेड used as a fodder for instead used as a fodder for fattening animal produce। तो मिल्क में ज्यादा क्या है, मलाई है या फैटनिंग है, उसके लिए इसको यूज करते हैं ये। तो ये मक्का नहीं खाते, इनको ज्यादातर रुमाली रोटी पसंद है। रुमाली रोटी कहाँ से आई? यहीं से आई है। वो जो बड़ी बड़ी रोटियां बनाते हैं ना, दोनों हाथों से घुमा घुमा के, यही इनकी रोटी है। क्योंकि इनके पास जो सॉफ्ट है ना, इनके पास आटा, मैदा। अब मैदा जो है जितना मर्जी फैलाते जाओ, मैदे की आप 13 इंच की रोटी बना लो, बन जाएगी इजिली। तो यहाँ पे बनाते हैं। हमारे पास जो आटा है यो करते जाएंगे फट जाता है बीच में से, है ना। पर इनका जो आटा है वो सॉफ्ट है, उसमें ज्यादा मॉइस्चर है, तो इसलिए ज्यादातर ये जो ब्रेड खा रहे हैं आप, ब्रेड है ना, ब्रेड भी उसी का कॉन्सेप्ट है। आटे का क्या ब्रेड बनाओगे? अभी बनाना शुरू कर दिया, रामदेव जी अब से आए हैं, उन्होंने तो नूडल भी बना दिए उसके। सबसे बेकार नूडल है पूरी दुनिया का। खाया आपने कभी? मैदा नहीं चिपकेगा, वो आटा चिपक जाएगा पूरे के पूरे इंटेस्टाइन में, फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट, अरे मैं बता रहा हूँ, आटा मीन्स लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। उसको आप प्रिजर्वेटिव डाल के फिर उसको पैक कर रहे हो, गलत बात है। मैदा मैदा है ना। नेक्स्ट, पेस्टोरल फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री। ये सिंपल इतना पॉइंट लिखिए, मैंने आपको बताया पहले कि ये नोमैडिक है, ज्यादातर इनको पेस्टोरल फार्मिंग या फिर एनिमल रेयरिंग का ज्यादा शौक है, क्योंकि इनके पास बहुत बड़े ग्रासलैंड्स हैं। तो जितने मर्जी पशु रख लें, कुछ नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है तो खेतों में जा रहे हैं, है ना, जीरी बढ़ के लेके आ रहे हैं, कदे कुछ, है ना, काम पड़ जा रहा है आपको कि उसको चारा काट के लाना पड़ेगा। इनको क्या है, 10 भेड़े हो चाहे 50 भेड़े हो, बस एक बार आपने छोड़ देना है, शाम के समय सीटी मारनी है, वो खुद ही अंदर आ जाएंगी। सो इसीलिए ये ज्यादातर एनिमल रेयरिंग या फिर पेस्टोरल फार्मिंग करते हैं। सबसे इजी काम है, ना आपको पानी पिलाना है, ना आपको उनकी देखभाल करनी है, छोड़ दो सुबह है, शाम तक वापस। आगे लिखिए, इनफ है इतना इसके बारे में। अब आइए अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट, दैट इज मेडिटेरेनियन बायोम। इंपॉर्टेंट है ये। मेडिटेरेनियन बायोम, भूमध्य सागरीय जलवायु, है ना। भूमध्य सागर मतलब ऐसा सागर जो कि ट्रैप है। नॉर्थ में लगता है एशिया, यूरोप लगता है। नॉर्थ में यूरोप, साउथ में अफ्रीका, ईस्ट में एशिया और वेस्ट में अमेरिका या फिर नॉर्थ अटलांटिक। मतलब ऐसा आपका एक महासागर जो कि पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच या सभी कॉन्टिनेंट के बीचों बीच आता है। स्पेशल टाइप ऑफ क्लाइमेट है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट या फिर मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ बायोम। इट लाइज इन, चलो पहले इसका वो बनाते हैं, क्या कहते हैं उसको, फ्लो चार्ट। ड्राई समर्स, एंड वेट विंटर्स, और यहाँ पे सर्दियों के समय बरसात होती है, गर्मियों के समय नहीं होती। दिस इज ऑफशोर ट्रेड विंड। ऑनशोर वेस्टर्ली विंड।
तो जब ट्रेड विंड्स ऑफशोर होती हैं तो यहाँ पे ड्राई समर्स आते हैं, जब यहाँ पे ऑन शोर होती है वेस्टली विंड तो यहाँ पे क्या आता है, विंटर्स में यहाँ पे बरसात होती है, बारिश होती है। अब सारा सिस्टम क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी जो प्रेशर बेल्ट्स है वो शिफ्ट होती हैं। तो यहाँ पे बीच में लिखिए ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ, अरे यार, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स। कैसे शिफ्ट होता है प्रेशर बेल्ट, ये पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। एक फिनोमेना जिसको कहते हैं ITCZ, ये थोड़ा सा यहाँ पे अप डाउन चलता रहता है। तो अप एंड डाउन होने की वजह से, शिफ्ट होने की वजह से प्रेशर बेल्ट के ड्राई समर्स हो जाती हैं और वेट विंटर्स हो जाती हैं। ऑफशोर यहाँ पे ट्रेड विंड है, दूसरे में ऑनशोर वेस्टली विंड है। अब लिखिए हेडिंग डाल के, एरिया कहाँ पे पाया जाता है, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ बायोम। एरिया छत छोड़ देते हैं अभी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स लेटेंसी का इनको दिक्कत है। अशरामपल की हाल चाल, हाँ जी, हनुमान जी नटखट होते हैं इसलिए मंकीज ऐसे हैं। सन को भी मैंगो समझ कर खा जाते हैं। यस यस यस, एरियाज, हेडिंग डालिए एरियाज। मेनली लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। एरियाज दे मेनली लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट हैविंग latitude ranging, if you लिखिए having latitudes 35 डिग्री टू 35 डिग्री टू 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर। They are the part of they are mainly in the western part of the continent, having latitudes 35 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर। इसमें लिखिए इंस्टेड ऑफ कंट्रीज सराउंडिंग मेडिटेरेनियन सी, इंस्टेड ऑफ countries surrounding Mediterranean Sea, this type of climate is also found in central Chile, instead of countries surrounding Mediterranean Sea, this type of climate is also found in central Chile, California, San Francisco, फिर कॉमा साउथ वेस्ट अफ्रीका, ब्रैकेट में लिख लो अराउंड केप टाउन, CAPETOWN, Cape Town, and southwest Australia, southwest Australia। तो कह रहे हैं कि
मेडिटेरेनियन सी के अराउंड पाए जाने वाली कंट्रीज के अलावा या फिर मेडिटेरेनियन सी के साथ टच होने वाली कंट्रीज के अलावा ऐसा क्लाइमेट सेंट्रल चिली में भी पाया जाता है, कैलिफोर्निया में भी पाया जाता है, सैन फ्रांसिस्को, साउथ वेस्ट अफ्रीका दैट इज केप टाउन एंड साउदर्न या साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा क्लाइमेट देखने को मिलेगा। दैट इज मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट के जैसा ही ये क्लाइमेट है। स्टार्ट कराना था इसको यार। सो मेडिटेरेनियन सी के अराउंड की कंट्रीज, चाहे वो नॉर्थ में साउथ में, यहाँ पे मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ बायोम आपको देखने को मिलेगा। साउथ वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहाँ पड़ेगा? इस साइड, दिस पार्ट ऑफ, लगभग दिस पार्ट ऑफ एशिया, सॉरी ऑस्ट्रेलिया, साउथ वेस्ट। और सेंट्रल चिली यहाँ पे, और नीचे दिस पार्ट ऑफ द अमेरिका, और कहा साउथ अमेरिका। अफ्रीका में कहाँ पे? कैलिफोर्निया कहाँ पे? यहाँ पे, इस साइड आएगा, इस साइड आएगा, इस साइड आएगा, यहाँ पे, हाँ वही बिल्कुल कोस्टल एरिया। कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, वो भी वेस्टर्न पार्ट में। और फिर रहेगा केप टाउन। केप टाउन कितने है? इस साइड पे, इस इधर केप टाउन ऑन द कोस्ट। सो इन सभी एरियाज में आपको मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा, मैक्सिमम इन एरियाज में। सो मेडिटेरेनियन की खासियत कुछ है, इसलिए इसको ज्यादातर एग्जाम में पूछा भी जाता है। शिफ्टिंग इतनी ज्यादा और कहीं पे है नहीं जहाँ पे इतनी ज्यादा शिफ्टिंग हो आपके प्रेशर बेल्ट्स की। और प्रेशर बेल्ट की शिफ्टिंग यहाँ का एक मेन फिनोमिना है। एक ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट या जिसे चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं, दूसरा ये आपका मेडिटेरेनियन, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसमें स्टार्ट करिए लिखना। इसमें लिखिए वेजिटेशन, वेजिटेशन में लिखिए this area is mainly dominated by local winds. This area is mainly dominated by local winds and there is absence of shade. Absence of shade
is the chief characteristics. Absence of shade is the chief characteristics because trees are short. Trees are short and widely spaced. Trees are short and widely spaced and having very tiny leaves. तो यहाँ पे छाया नहीं रहती है ज्यादा. एब्सेंस ऑफ शेड बिकॉज यहाँ पे ट्रीज बहुत छोटे हैं, उनका जो एरिया है वो वाइडली स्पेस्ड है, बहुत दूर दूर पाए जाते हैं और ज्यादातर यहाँ पे आपको टाइनी लीव्स देखने को मिलेंगी. नेक्स्ट लिखिए, इन द हाईलैंड रीजन्स ऑफ मेडिटेरेनियन, इन द हाईलैंड region of Mediterranean, where rainfall and precipitation occurs, throughout the year, in the highlands of Mediterranean, where rainfall and precipitation occurs throughout the year, evergreen coniferous trees are found. Where rainfall precipitation occurs throughout the year, evergreen coniferous trees are found, such as fir, pine, cedar, and some broadleaf trees such as oak and sequoia. एक मिनट में स्पेलिंग देख लो. सेक्यूआ SEQUA, सॉरी OIA आएगा यहाँ पे, OIA. सेक्यूआ के अंदर लिखिए, tallest trees of the world bracket close are found here. तो ये कह रहे हैं कि जहां पे इनका हाईलैंड रीजन है, जहां पे हायर लैटिट्यूड पे आपके मेडिटेरेनियन सी के नियर बाय जो कंट्रीज हैं, वहां पे रेनफॉल ज्यादा होता है, प्रेसिपिटेशन ज्यादा होती है, जिसके कारण पूरा साल रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन होने के कारण यहाँ पे आपको एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलता है या ट्रीज देखने को मिलते हैं, जिनका एग्जांपल फर, पाइन एंड सेडार है. इसके अलावा यहाँ पे अगर देखा जाए तो ओक ट्री भी पाया जाता है, सेक्यूआ भी पाया जाता है, जिसको टॉलेस्ट ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड भी माना जाता है. आगे लिखिए, वेजिटेशन इज sclerophyll, जिनकी कैपेसिटी होता है ज्यादा से ज्यादा पानी को स्टोर करने की. तो वेजिटेशन इज sclerophyll means they have ability to store water. Vegetation is sclerophyll means they have ability to store water and have hard and short leaves and have protective scales 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 which protect them from hot winds and droughts.
some broad leaves, sorry, some क्या लिख रहे थे आप? Vegetation is sclerophyll means they have ability to store water, have hard and short leaves, have protective scales which protect them from hot winds and droughts. Hot winds and droughts. यहाँ पे लिखिए विटीकल्चर इज इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, जिसको कहते हैं वाइन मेकिंग। Viticulture is the main occupation, means wine making, and important reason for citrus fruits, डिफरेंट टाइप की यहाँ पे आपको अंगूर, बेरीज, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। शेरी करके आता है यहाँ पे, बहुत फेमस वाइन है जो यहाँ पे बनती है। अब ये जो ऑक ट्री है, ऑक जो है ये हार्डवुड है। जो वाइन की बोतल में आप देखते हैं ना, बड़ा ऐसे उसको उछालते हैं, उसके ऊपर कॉर्क लगा होता है, वो कॉर्क किसी से बनता है। ये कॉर्क की प्राइस होती है, बोतल की प्राइस कुछ भी नहीं है, कॉर्क का ही प्राइस होता है। तो इसलिए वाइन की बोतल में जो मेन जो है फंडा, दैट इज कॉर्क। और ये जो कॉर्क है ये ऑक से बनता है, और इसी कॉर्क का प्राइस होता है बोतल के ऊपर। नहीं तो खाली बोतल आपको 10 रुपए की मिल जाती है ना, ग्लास की, रिसाइकलेबल है, बट कॉर्क की वजह से ज्यादातर महंगा बिकता है। नेक्स्ट लिखिए चाइना टाइप ऑफ वेजिटेशन, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट या फिर चाइना टाइप ऑफ बायोम। कंप्लीट कर ही लेते हैं आज बायोम्स को, लंबा चल रहा है ये। चाइना टाइप ऑफ बायोम, इसमें लिखिए इट इज मेनली फाउंड इन द ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। इट इज मेनली फाउंड इन द ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट, eastern margins of the continent, just outside the tropics. Eastern margins of the continent, just outside of tropics, and it is divided into China type, and it is divided into चाइना टाइप और टेम्परेट मॉनसून टाइप, और गल्फ टाइप, ब्रैकेट में लिखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको, और गल्फ टाइप दैट इज गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो ज्यादातर जो है ये आपके जितने भी कॉन्टिनेंट है उनके ईस्टर्न भाग में पाए जाते हैं, और ईस्टर्न भाग में भी कैसे, जहां पे चाइना टाइप एंड मैक्सिको टाइप या फिर गल्फ टाइप, इनको टेम्परेट मॉनसून टाइप भी बायोम्स कहा जाता है। आगे लिखिए इसमें चाइना टाइप climate is washed by warm ocean currents, and therefore tropical cyclone is common. China type of climate is washed by warm ocean currents, and therefore tropical cyclone is common during the late summers.
which is known as typhoons, which is known as typhoons. The China type of climate is famous for rice cultivation. China type of climate is famous for rice cultivation. Rice cultivation. तो यहाँ पे ज्यादातर आपको वार्म ओशन करंट देखने को मिलेंगे इस एरिया में। वार्म ओशन करंट के साथ साथ में क्या है, यहाँ पे आपको लेट समर में टाइफून या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिलेगा। राइस यहाँ पे ज्यादातर एक्सटेंसिवली उगाया जाता है। अब नेक्स्ट लिखिए, गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फेमस फॉर शुगर केन। Gulf type of climate is famous for sugarcane, corn and tobacco cultivation. Sugarcane, corn and tobacco cultivation. West tobacco is found in Virginia, वेस्ट टोबैको इज फाउंड इन वर्जीनिया, और इसको वर्जीनिया टोबैको भी कहते हैं, वर्जीनिया टोबैको। कॉटन भी उगाया जाता है बट उतना ज्यादा नहीं, जहां पे ज्यादातर आपको शुगर केन, मतलब गल्फ के साथ साथ में क्यूबा लगता है। क्यूबा इज द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन जाता है बट ये शुगर बाउल ही रहेगा हमेशा। यहाँ पे ज्यादातर गन्ना, मक्का, साथ साथ में कॉटन और टोबैको, बट ये मेजर फसलें हैं यहाँ पे जो उगाई जाती हैं। और बताइए, इट इज ऑल्सो नोन एज नेटल टाइप। इसको नेटल टाइप भी कहते हैं, कई जगह पे लिखा होगा नेटल टाइप ऑफ बायोम या फिर क्लाइमेट। इट इज ऑल्सो नोन एज नेटल टाइप। हाँ, गल्फ वाले को नेटल टाइप भी कहते हैं, नेटल, NATAL। एंड गल्फ इज फेमस फॉर हरिकेन्स। ये रहेगा था लिखने को, है ना। इट इज फेमस फॉर हरिकेन्स। तो यहाँ पे जो चक्रवात आते हैं वो, उनका नाम है हरिकेन्स। चाइना में टाइफून, इंडिया में साइक्लोन ही कहेंगे, उसको चक्रवात ही कहेंगे। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में विली। अब आता है आपके पास टाइगा या फिर वॉरियल। अच्छा, टाइगा बोरियल से पहले टुंड्रा नहीं आना चाहिए, टुंड्रा भी कर सकते हैं। लिखिए आप टाइगा, लिखिए टाइगा, कंप्लीट कर लेंगे आज, चाहे टाइम लग जाए ज्यादा। नेक्स्ट लिखिए टाइगा और वॉरियल बायोम, TAIGA / बोरियल बायोम। टाइगा और वॉरियल बायोम। क्यूबा में शुगर केन बहुत ज्यादा उगाया जाता है, सबसे ज्यादा शुगर केन। हाँ, क्यूबा शुगर बाउल कहते हैं उसको, शुगर बाउल, चीनी का कटोरा, है ना, यही कहेंगे हिंदी में, चीनी का कटोरा। पूरे दुनिया का चीनी का कटोरा यही है, यहीं से चीनी जो है जाती है आगे। इसमें लिखिए आप वाई, कौन सा कर रहे हैं अभी हम, बोरियल। This is the reason of cool temperate. This is the reason of cool temperate continental climate। जैसे कि कनाडा हो गया, अलास्का हो गया, आपका साइबेरिया हो गया, उस एरिया को कहेंगे आप टाइगा या फिर बोरियल। टुंड्रा में नहीं आएगा, ये अलग से ही है। कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। टेम्परेट है बट कूल है, कॉन्टिनेंटल है, साथ साथ में क्लाइमेट है। मीन्स यहाँ पे आपको कॉन्टिनेंटल इसलिए लिख रहे हैं सो दैट आप कंफ्यूज ना हो कि ये मेरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट तो नहीं है। सो इसमें लिखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट।
also known as Siberian type of climate, found just to the north of क्या किया था इससे पहले हमने स्टेपीज जस्ट नॉर्थ ऑफ स्टेपीज, फाउंड जस्ट टू द नॉर्थ ऑफ स्टेपीज से बिल्कुल ऊपर नॉर्थ में यही टाइप का क्लाइमेट पड़ता है। इट इज फाउंड इन कंटिन्यूअस बेल्ट in the North America, found in continuous belts in the North America, also in the provinces of Canada, Alaska, also in the provinces of Canada, Alaska, some parts of Eurasia, जैसे कि यूरल माउंटेन है जो कि एशिया और यूरोप को अलग करता है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ बोरियल या फिर टाइगा। सो इट इज ऑल्सो फाउंड इन द प्रोविंसेस का मतलब होता है कनाडा, अलास्का और यूरेशिया के कुछ एक प्रांतों में भी पाया जाता है। यूरेशिया, some parts of Eurasia stretching from Norway, Sweden into Asia, stretching into Norway, Sweden, into Asia. This entire patch is dominated by Norway, Sweden in Asia, and this entire patch एशिया नहीं है तो यूरेशिया, ये एशिया का पार्ट कैसे हो गया नॉर्वे और स्वीडन, यूरेशिया, एशिया में लिखना वहां पे, उसको हटा ही देना वहां से, नॉर्वे स्वीडन। आगे लिखिए, दिस एंटायर पैच इज डोमिनेटेड बाय एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट। एंटायर पैच इज डोमिनेटेड बाय एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट, एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है यहाँ पे एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट। दिस क्लाइमेट इज एब्सेंट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। दिस climate is absent in the southern hemisphere due to narrowness of the continent, ब्रैकेट में लिखिए लैंड मास, नैरोनेस ऑफ द कॉन्टिनेंट या फिर लैंड मास, क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में इतना ज्यादा कॉन्टिनेंटल एरिया नहीं है, लैंड मास बहुत कम है। साउदर्न हेमिस्फीयर में एरिया या फिर लैंड मास बहुत कम पाया जाता है, पर नॉर्दर्न में बहुत ज्यादा है। क्लाइमेट लिखिए, क्लाइमेट, समर्स आर कूल एंड वेरी शॉर्ट ओनली फॉर 2 months। समर्स आर कूल एंड वेरी शॉर्ट only for 2 months, तो समर्स भी ठंडे रहते हैं, और समर मतलब गर्मी 2 महीने पड़ती है। समर्स और वेरी कूल एंड वेरी शॉर्ट फॉर ओनली 2 months, फुल स्टॉप। विंटर्स आर एक्सट्रीमली लॉन्ग and the cold maximum temperature is
and the cold maximum summer temperature, and cold maximum summer temperature, and the cold summer and the cold maximum summer temperature, cold maximum summer temperature is 18 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस। बताइए गर्मियों में सबसे ज्यादा उच्चतम तापमान कितना जा रहा है? 18 डिग्री, जो कि आप एसी में रखते हैं 18 डिग्री गर्मियों में, यहाँ पे नेचुरली 18 डिग्री रहता है। फुल स्टॉप। द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ इज वर्खोयांस्क। द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज वर्खोयांस्क। यहाँ पे जाता टेम्परेचर -50 तक। कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ इज वर्खोयांस्क। ब्रैकेट में लिखिए रशिया, रशिया। फाउंड इन दिस रीजन, is found in this region. Verkhoyansk, Russia is found in this region. Full stop. अब आप विंड सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें 2 प्रकार के विंड्स हैं, दैट इज ब्लिजर्ड, ठंडी हवाएं हैं ये बहुत, ब्लिजर्ड एंड बुरान। Blizzard and Buran is important local winds. Blizzard and Burans are important local winds. तो यहाँ पे स्थानीय पवने जो हैं वो ये है ब्लिजार्ड और दूसरे नाम क्या है? बुरान, लोकल विंड्स। अब वेजिटेशन कैसी होगी यहाँ पे? मेनली पाइन, फर, स्प्रूस, लार्च। मैं लिख देता हूं यहाँ पे वेजिटेशन में पाइन, फर, स्प्रूस एंड लार्च, यहां पे ये पेड़ पाए जाते हैं। पाइन, फर, स्प्रूस, लार्च। ब्रैकेट में लिखिए इंडिया, देवदार एंड चिनार। देवदार एंड चिनार, इंडिया। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में बोरियल या फिर टाइगर नहीं देखने को मिलेगा, इंडिया में भी अवेलेबल है। मैंने आपको बताया कि दुनिया भर का जो भी क्लाइमेट है सब इंडिया में है, चाहे वो छोटे ही पार्ट में है। इसलिए फिजिकल ज्योग्राफी पूरी पढ़नी पड़ती है आपको। फॉर एग्जांपल अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में होते या फिर ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में रहते होते तो वहां के यूपीएससी या वहां के एग्जाम में, पीसीएस एग्जाम में सिर्फ वो अपना ही क्लाइमेट पढ़ते। बट हमारे पास सारे ही टाइप के क्लाइमेट्स हैं, है ना। वार्म करंट भी आता है, कोल्ड करंट भी आता है, टाइगा भी है, बोरियल भी है, ग्रासलैंड भी है, डेजर्ट भी है, एवरीथिंग। इसलिए हमें सारा का सारा पढ़ना पड़ता है। इसलिए आप इंटेलिजेंट होते हैं इंडियंस, सच में इंटेलिजेंट होते हैं इंडियंस, बहुत ज्यादा। इंडियन के बराबर की नॉलेज नहीं किसी के पास, राइट। वहां पे ज्यादातर लोगों को पता है कि छोटा मोटा काम भी कर लेंगे तो पैसा मिल जाएगा। इंडिया की गवर्नमेंट ही ऐसी है जो चाहती है कि अगर आप ड्राइवरी करेंगे तो फिर आप गरीब माने जाएंगे, है ना। वहां पे ड्राइवरी करेंगे तो आप करोड़पति भी हो सकते हैं आराम से। तो उन्होंने वहां पे सिस्टम ऐसा रखा है कि आप छोटा मोटा काम भी करेंगे, मतलब अनस्किल्ड भी। यहाँ पे ये पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, है ना। खेलोगे कूदोगे हो जाओगे बर्बाद। वहां पे ये नहीं चलता, वहां पे एवरीथिंग, सब हर कोई नवाब है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप डिलीवरी करने लग जाओगे तो 4 लोग तो आपको, मतलब आप सोचेंगे कि कहीं बंदा सुसाइड ही ना कर ले, इतना परेशान कर देंगे उसको। तो वहां पे जाके रिस्पेक्ट, क्योंकि वहां पे किसी को इतना लेग पुलिंग नहीं करते, यहाँ पे लेग पुलिंग ज्यादा है। आगे लिखिए the wood is softwood, these are, ऐसे लिखिए these are softwood trees, softwood trees, softwood trees, and these countries are largest paper producing regions of the world. And these countries are largest paper producing regions of the world, paper producing regions of the world. तो कागज बनाने का काम यहां से ज्यादा किया जाता है। अब लिखिए लास्ट, टुंड्रा बायोम। इसमें लिखिए ओनली फाउंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर,
टुंड्रा बायोम, ओनली फाउंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सबसे इंपॉर्टेंट। एंड सॉइल इज परमाफ्रोस्ट, सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। सॉइल इज परमाफ्रोस्ट, मींस परमानेंट, यहां पे फ्रोस्ट जमा हुआ है सॉइल के ऊपर। सॉइल देखने को नहीं मिलेगी आपको, ग्लेशियर्स हैं। आगे लिखिए, अल्पाइन टुंड्रा इज फाउंड, अल्पाइन टुंड्रा इज फाउंड ऑन द थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड। अल्पाइन टुंड्रा इज फाउंड अल्पाइन टुंड्रा इज फाउंड ऑन द थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज, यहां पे आपका जो एलिवेशन है वो 6500 मीटर से अब चला जाएगा, 6500 मीटर से अब जो आपके वहां पे हाइट है। टेम्परेचर आर कूल ड्यूरिंग समर्स, टेम्परेचर आर कूल ड्यूरिंग समर्स, ब्रैकेट में लिखिए 10 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर आर कूल ड्यूरिंग समर्स 10 डिग्री सेल्सियस, एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स, समर्स में 10 डिग्री एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस। अब सिंपल आप इंडियन व्यक्ति को 10 डिग्री टेम्परेचर पर रख दीजिए। फॉर एग्जांपल कोई नॉर्मल मिडल हिमालयस में रहने वाले कश्मीर के व्यक्ति इजीली रह लेगा। सियाचिन ग्लेशियर का जवान है, उसको आप यहाँ पे रख दीजिए, वो रह लेगा। इंडियंस आर एडेप्टेड टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस आल्सो, है ना। हमारे लोग जो है वो -48 डिग्री सेल्सियस पे भी रह सकते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस पे भी रह सकते हैं, 52 डिग्री सेल्सियस पे भी रह सकते हैं, पॉजिटिव 52 भी। ये सब के जवान होंगे तो वो बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर इन एरिया में एक्सट्रीम टेम्परेचर में काम कर रहे हैं। सो इसलिए हमारी बॉडी भी अडेप्टेड है इन सब चीजों से, क्योंकि ट्रेन कर रखा है सब जगह पे। अब ये लोगों के लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात होगी, -40 डिग्री सेल्सियस। अब इंडिया में अगर आप 4 जगह से लोगों को उठाएंगे, फॉर एग्जांपल एक को उठा लिया, चल भाई ट्रॉपिकल बायोम से, फॉर एग्जांपल आपने अंडमान निकोबार से किसी को उठा लिया, या वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम से किसी को उठा लीजिए। ही इज अडेप्टेड टू मल्टीपल टाइप ऑफ फ्रॉग्स। उसको जितने जितने फ्रॉग आपने पूरी जिंदगी में देखे उसने एक समर में देख लिए, है ना। आपने दूसरी जगह देखा, एक व्यक्ति को उठा लिया राजस्थान से, रंगीला राजस्थान, है ना। ही इज अडेप्टेड टू वॉक ऑन दी सैंड, चाहे टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, कुछ नहीं, धोती बांध रखी है, पगड़ी डाल रखी है ना, मुंह बांध रखा है और चल रहा है। ऑल्सो आप लद्दाख रीजन से या फिर सियाचिन ग्लेशियर से, या जिसको आप कहते हैं इंडिया का सबसे ठंडा जगह द्रास, कारगिल, वहां से आप किसी व्यक्ति को कहिए कि आपको हम भेज रहे हैं टुंड्रा बायोम में, वो खुश रहेगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसके टेम्परेचर, उसकी मतलब सांस में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लोगों को वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, नाक से खून बहना शुरू कर देता है, चक्कर आना शुरू हो जाता है ना, एल्टीट्यूड सिकनेस, इनको पता ही नहीं एल्टीट्यूड सिकनेस क्या है। इसलिए लद्दाख स्काउट्स, है ना, आर्मी के पास है एक रेजिमेंट बना रखी है। सो आगे लिखिए आप इसमें, नेचुरल वेजिटेशन, देयर इज नो ट्रीज इन दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट। वेजिटेशन में लिखिए नो ट्रीज इन दिस बायोम, नो ट्रीज, कोई वेजिटेशन नहीं पाई जाती यहां पे। आगे लिखिए, पायनियर स्पीसीज हियर आर, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको लिख लीजिएगा और याद भी रखना है आपने। पायनियर स्पीसीज हियर आर, लिखवाया था मैंने आपको पायनियर स्पीसीज, मॉस, लाइकन एंड रोडोडेड्रोन। मॉस, लाइकेंस, एक मिनट एंड रोडोडेड्रोन। जब हमने पायनियर स्पीसीज किया था इकोलॉजिकल सक्सेशन, उसमें देखा था कि पायनियर स्पीसीज दीज आर मॉस, लाइकेंस एंड रोडोडेड्रोन। नेक्स्ट लिखिए, एनिमल्स, पोलार बियर, नॉर्थ पोल, एनिमल्स यहां पे पोलार बियर, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव पे यहां पे पोलार बियर देखने को मिलेगा। रेनडियर, आर्कटिक फॉक्स, रेनडियर, आर्कटिक
फॉक्स, आर्कटिक फॉक्स, आर्कटिक हेयर, HARE, एंड और क्या इसमें लास्ट लिखिए पेंगुइन्स साउथ पोल, है ना। पेंगुइन्स साउथ पोल। आगे लिखिए एनिमल्स हैव लॉन्ग स्पैन ड्यू टू, एनिमल्स हैव लॉन्ग लाइफ स्पैन, एनिमल्स हैव लॉन्ग लाइफ स्पैन ड्यू टू, long lifespan due to slow tear of respiration, slow tear of respiration। आप एक मिनट में कितनी बार आपका दिल धड़कता है? किसी के लिए नहीं, अपने लिए कितनी बार धड़कता है? 72। यहाँ पे जो आपका पल्स रेट है वो थोड़ा डाउन चला जाता है, 72 बार नहीं 36 बार हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि आप एक बार सांस लेके लंबी खींच के फिर दूसरी बार लेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, ज्यादा नहीं खींच पाएंगे। सो स्लो टेयर ऑफ रेस्पिरेशन, इसलिए इनका लाइफ स्पैन ज्यादा है। दे हैव थिक क्यूटिकल एंड एपिडर्मल हेयर, दे हैव थिक क्यूटिकल एंड एपिडर्मल, अरे यार, एंड एपिडर्मल हेयर ही कहा था मैंने, हाँ, एपिडर्मल हेयर दैट इज फर। दे हैव थिक क्यूटिकल एंड एपिडर्मल हेयर, मतलब इनकी मोटी चमड़ी होती है और बाल जो इनके ज्यादा घने होते हैं, दैट इज एपिडर्मल हेयर, दैट इज फर। लार्ज body size and small external body parts, large body size and small external body parts, small external body parts। हेलो जी सर, बस सर अभी फ्री हो रहे हैं, 2 मिनट जी जी सर जी। एक लिखिए लास्ट, एस्किमोस एंड याकुट्स आर दी ट्राइब, एस्किमोस Eskimos and Yakuts are the tribes. They are hunters and food gatherers. They are hunters and food gatherers. तो ये ट्राइब यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। सो आपसे मिलते हैं अब अगले हफ्ते। Till then, टाटा बाय बाय। आ जाएंगे आपके पास जल्दी, टेंशन ना लो। तब तक जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, फिर टेस्ट लेंगे इसका जितने भी आपका अभी तक ही हुआ है। सो ऑनलाइन ऑफलाइन सभी स्टूडेंट